नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। भारत की महिला बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने रविवार को चीन के जियाओ हेबिंग को हराकर टोक्यो ओलंपिक में महिला एकल का कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। और इसके साथ ही सिंधु के लिए देश भर से बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीवी सिंधु को जीत पर खुशी जाहिर की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर लिखा है कि भारत को विश्व पटल पर सदैव गौरवान्वित करने वाली देश की बेटी पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 कांस्य पदक हासिल कर एक बार फिर हमारा मान बढ़ाया है। देश को आप पर गर्व है। मैं भगवान बद्री विशाल और केदारनाथ से आपके भविष्य की कामना करता हूं। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं। चुनाव नजदीक आते देख राजनीतिक दल अपना नफा नुकसान खोजने लग जाते हैं और इसके साथ ही राजनीतिक दलों द्वारा वोट बैंक की राजनीति को भी हथियार बनाया जाता है, जिससे चुनाव में उनका फायदा हो सके। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार एक के बाद एक पोस्ट डाल रहे हैं और पोस्ट में वो बता रहे हैं कि बीजेपी के नेता मुझे बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेताओं ने मुझ पर आरोप लगाया है कि 2017 में मैंने जुम्मे की नमाज के दिन छुट्टी की थी, जबकि मैंने करवा चौथ और छठ पूजा पर भी छुट्टी दी थी। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता जुम्मे की नमाज के लिए मेरे द्वारा दी गई जो छुट्टी की बात कर रहे हैं वह सफेद झूठ है। उसके बाद हरीश रावत ने एक और सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के सिर पर गोल टोपी पहने हुए दिखाया और उन्होंने सवाल भी किया कि क्या जो टोपी उन्होंने पहनी है वह भी सही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने जैसे ही सोशल मीडिया पर यह पोस्ट डाली कि बीजेपी के नेताओं ने सर पर एक धर्म विशेष की टोपी पहन रखी है, तो बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल सामने आए और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित कांग्रेस पर झूठे प्रचार का आरोप लगाया। उन्होंने एक फोटो भी साझा की जिसमें उन्होंने दिखाया कि ये फेक फोटो है जिसमें प्रधानमंत्री ने गोल टोपी पहनी हुई है और सही फोटो है जिसमें प्रधानमंत्री ने टोपी ही नहीं पहन रखी है। इसके साथ ही बीजेपी से राज्यसभा सांसद अनिल बालूनी ने भी ट्वीट करके पूर्व सीएम हरीश रावत पर तंज किया और उनके ट्वीट पर पलटवार किया। आप ये मान रहे हैं कि औरों के सर पर सही है टोपी? उसमें तो अटल बिहारी जी भी हैं, राजनाथ सिंह जी भी हैं, उनके दूसरे नेतागण भी हैं और यदि कहें तो कुछ और भी हमारे पास उनके नेतागणों के और उनके सबके फोटोज़ हैं और वो भी हम जारी कर देते हैं। हमने भाजपा को एक चेतावनी देनी थी कि तुम ये टोपी का खेल बंद करो, झूठ का खेल बंद करो, और क्योंकि ये दुधारी तलवार है। यदि तुम हमारे खिलाफ इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी छवि भी यदि यही छवि है, नहीं तो मैं समझता हूँ उनके नेताओं ने अटल जी से लेकर के आडवाणी जी तक सब ने ये उनकी महानता का प्रतीक था कि उन्होंने दूसरे के दिए हुई टोपी का आदर किया, सम्मान किया, उसको अपने सर पर धारण किया। हमने भी आदर किया, हमने भी सम्मान किया। हम पहने तो टोपी जो है गलत और भाजपा के नेता पहने तो उससे राष्ट्रीय एकता झलकती है। तो ये जो दोहरा मापदंड है भाजपा का। देखिए, वो झूठ बोलने के आदी हैं। पहले भी उनकी सरकारें आई तब उन्होंने क्यों नहीं किया, और अब उनकी सरकार ही आने वाली नहीं है, इसलिए वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने झूठ बोलने के आदी हैं। अभी मैं आपको ये सामने उनके झूठ का पर्दाफाश करता हूं। कल ही हरीश रावत जी ने कहा है कि मोदी जी ने गोल टोपी लगाई है। कहा है कि नहीं कहा है? मैं आपके सामने प्रूफ लेकर आया हूं कि 2016 में भी इन्होंने ये झूठ बोलने का प्रयास किया था और वो फेक न्यूज है। ये स्वयं तो सब कुछ करते हैं, कभी कलमा पढ़ते हैं, कभी टोपी लगाते हैं और जनेऊ कोट पर लगा करके घूमते हैं और झूठे आरोप लगाते हैं। मैं आपके सामने दोनों चित्र रख रहा हूं किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का यूज करके इन्होंने फेक फोटो प्रचारित किया है। मोदी जी का जो असली फोटो है गले मिलते हुए वो ये है और हरीश रावत जी ने उस पर टोपी लगा करके ये जारी किया है। ये 2016 में भी कोशिश हुई, कल फिर
तो उधर रुड़की के एक होटल में भाजपा ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें भाजपा ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ओबीसी समाज के स्वास्थ्य सेवाओं में 27% आरक्षण दिए जाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा हाईकमान का आभार जताया है। इस मौके पर कानपुर से भाजपा विधायक कुंवर प्रणव सिंह ने कहा है कि ओबीसी समाज को कांग्रेस पार्टी हमेशा नजरअंदाज करती रही है, जिसके चलते ओबीसी समाज का कोई सम्मान नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि आज बड़े गर्व का समय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ओबीसी समाज को सम्मान दिया है, उसके लिए ओबीसी समाज उनका और भाजपा का हमेशा आभारी रहेगा। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबीसी को सम्मान, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, तो वहीं इसके लिए 123वां संविधान संशोधन करके संविधान में एक नया अनुच्छेद 338 भी जोड़ा गया। आयोग को अब सिविल कोड के अधिकार प्राप्त होंगे और वह देश भर में किसी भी व्यक्ति को सम्मान कर सकता है और उसे शपथ के बयान देने को कह सकता है। चैंपियन ने कहा कि अब मोदी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण स्वास्थ्य सेवाओं में दिया है और इसके साथ ही मोदी कैबिनेट ने 27 मंत्रियों को सम्मान दिया है। उन्होंने कहा कि पूरा ओबीसी समाज मोदी सरकार का ऋणी है और पूरी तरह भाजपा के साथ है। इस मौके पर प्रदेश महामंत्री किरण चौधरी ने कहा कि भाजपा की सरकार ऐतिहासिक कार्य कर रही है। ओबीसी समाज ने सदैव भाजपा का साथ दिया और ओबीसी समाज को जो सम्मान मोदी सरकार ने दिया है वह कभी पहले नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि 2022 चुनाव में पूरा सम्मान भाजपा के साथ देकर एक बार फिर से पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। आज राष्ट्रीय और प्रदेश ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा आदरणीय नरेंद्र दास मोदी जी सम्मानित प्रधानमंत्री जी का सादर आभार और कृतज्ञता प्रकट करने के लिए ये कार्यक्रम किया गया है। 2018 में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस NCBC आदरणीय मोदी जी ने गठित कर अन्य पिछड़ा वर्ग को जो संवैधानिक दर्जा प्रदान करके एक आत्मसम्मान और अपना प्रभुत्व प्रदान किया था, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। और 2018 से लगातार आदरणीय मोदी जी सतत प्रयत्न करते रहे कि इस समाज के वंचित वर्ग को कैसे सम्मान दिलाया जाए। हालांकि उनसे पहले राजनीति जरूर हुई। 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा ओबीसी का मंडल कमीशन का शगुफा फेंका गया, लेकिन नहीं, 1993 में आरक्षण किसी तरह मिलने लगा क्रीमी लेयर के साथ। आज आदरणीय मोदी जी ने जो 27% आरक्षण भारतवर्ष में स्वास्थ्य सेवाओं में ओबीसी को प्रदान करके सम्मान प्रदान किया है, उसके लिए हम बहुत आभार प्रकट करते हैं। साथ ही साथ ओबीसी वर्ग के 27 मंत्रियों को केंद्रीय कैबिनेट में सम्मिलित किया गया है। हम कृतज्ञता पूर्वक आज जिला और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए सम्मान प्रस्ताव पारित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में आदरणीय मोदी जी इस भारतवर्ष का नेतृत्व करते रहें और इस वंचित वर्ग को जो सम्मान नहीं मिला है, यथोचित और यथानुसार वह सम्मान ओबीसी वर्ग को, अन्य पिछड़ा वर्ग। तो उधर कोयल घाटी से एम्स से जाने वाली सड़क एक बार फिर से जगह जगह धंस गई है। रविवार को सड़क धंसने से एक ट्रक पलटने से बच गया। जानकारी मिलने के बाद विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल मौके पर पहुंचे। उन्होंने सड़क धंसने के मामले में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को भी तलब कर लिया। मौके पर सड़क की हालत देखकर सवाल जवाब भी किए, लेकिन अधिकारियों के पास सड़क आखिर क्यों और कैसे धंस रही है, इसके बारे में कोई सटीक जवाब नहीं था। विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों से मामले में जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। चेतावनी भी दी है कि यदि दोषियों पर अधिकारियों ने एक्शन नहीं लिया तो पीडब्ल्यूडी के कई अधिकारियों पर सरकार की गाज गिरेगी। देखिए, मुझे बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है ये कि जब ये सड़क अपने NH से लगाकर और एम्स को कनेक्ट करती है जो ये रोड, इस रोड की शिकायत बनने के समय पर मैंने 3 बार अलग अलग टाइम पे मुख्यमंत्री कार्यालय में की, मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की, लेकिन वही ढाक के 3 पात, न तो विभाग ने सुनी और न सरकार ने सुनी। अब मेरा सवाल तब भी ये था कि यदि इस सड़क की आप लिपापोती करके इसे ठीक भी कर रहे हैं, क्योंकि ये सड़क बनने के अगले दिन उधड़नी शुरू हो गई थी, जगह जगह से धंसनी शुरू हुई थी, तब मैंने इसकी शिकायत की थी और आपके चैनल के माध्यम से तब भी मैंने आवाज़ उठाई थी। और तब मेरा केवल यही मांग थी कि उस ठेकेदार से रिकवरी की जाए, उन अधिकारियों से रिकवरी की जाए, क्योंकि सरकारी पैसे का दुरुपयोग है, जनता के टैक्स का ही पैसा है। और आज जबकि अभी बरसात मुझे लगता है रौद्र रूप में नहीं आई है, मानसून पूरा बरसना अभी आरंभ भी नहीं हुआ है, और आप ये देख सकते हैं कि ट्रक का क्या हाल है, शायद आपने दूसरी साइड से कवर किया होगा, और ये बहुत बड़ी एक दुर्घटना हो सकती थी। इसमें नमामि गंगे परियोजना और पीडब्ल्यूडी विभाग, ये दोनों दोषी हैं। देखिए, बड़ा दुखद विषय है कि विभाग बिल्कुल लापरवाही पे मुझे लगता है आमादा है।
ये बात तो ठीक है कि इस सड़क को देखते हुए मेरा आज मन बहुत दुखी है, और जिस तरह से ट्रक अभी धंसा है, भगवान का शुक्र भी कर रहा हूँ कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ट्रक धंसने तक सीमित रह गया, किसी अनहोनी से बचे हम लोग। ऐसी घटना हो जाती तो मैं कैसे अपने आप को बचा पाता। नंबर 20 में रोड बनती है, अभी 1 साल नहीं हुआ और जगह जगह ये जिस प्रकार से धंस रही है, ये बहाना कर रहे हैं कि साहब यहाँ पे जो है पाइपलाइन है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि इंजीनियर्स का मतलब क्या है? यदि पाइपलाइन थी तो सड़क कैसे बन गई, और बनी है तो उसकी व्यवस्था पहले से क्यों नहीं की? भाई मैं जानता हूँ ये पाइपलाइन है, आपको भी पता है पाइपलाइन, और उसके बाद भी आपने सड़क के ऊपर लिपापोती कर दी। आके देखिए, वो उसकी रिपोर्ट मुझे देंगे और उसके बाद जो भी कार्रवाई होनी चाहिए, यानी कि ये मान के चलिए कि यदि किसी भी अधिकारी की इसमें लिप्तता पाई जाएगी, अब ये ठेकेदार की होगी तो ये बताएंगे, इनकी होगी तो हम बताएंगे। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोटियाल आज युवा संवाद कार्यक्रम में भाग लेने के लिए तथ्यूल पहुंचे, जहां आपके कार्यकर्ताओं ने कर्नल कोटियाल का गर्मजोशी से स्वागत किया। यहां पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया और इसके बाद कर्नल कोटियाल ने शिव मंदिर में दर्शन करने के साथ ही उत्तराखंड आंदोलनकारी शहीद वीरेंद्र भट्ट को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर युवा संवाद में प्रतिभाग किया। युवाओं से सीधा संवाद करने पहुंचे कर्नल कोटियाल ने युवा संवाद में युवाओं के कई स्थानीय मुद्दों समेत प्रदेश के कई युवा मुद्दों पर बात की और युवा संवाद में जौनपुर विकासखंड से पहुंचे कई युवाओं ने उनके तथ्यूड़ आने पर अपनी खुशी जाहिर की है। युवाओं के भीड़ देखकर कर्नल कोटियाल ने भी युवाओं से कहा, यहाँ के युवाओं के जोश देखकर उनके अंदर भी नई ऊर्जा का संचालन हुआ है। और इस दौरान भू कानून को लेकर कर्नल कोटियाल ने कहा है कि भू कानून को लागू किया जाना बहुत जरूरी है। हिमाचल का उदाहरण देते हुए कर्नल कोटियाल ने कहा है कि वहां पर भू कानून एक कामयाब मॉडल के रूप में सरकार द्वारा पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में अगर किसी को फैक्ट्री या इंडस्ट्री लगानी है तो उसे सरकार द्वारा परमिशन तो दी जाती है, लेकिन उस जमीन का मालिकाना हक वहां के लोकल लोगों के पास ही रहता है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भू कानून ऐसा बनना चाहिए जिसमें कोई बदलाव ना हो सके और प्रदेश हित और जमीनों से कोई खिलवाड़ ना हो सके। देखो, ये जो आजकल हमारे युवा संवाद हो रहे हैं, इसका मकसद ये है कि जो हम अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे 2022 में मार्च में जब भी इलेक्शन होते हैं, उससे पहले हमने सबसे डिस्कस करके युवा, एक्स सर्विसमैन, पैरामिलिट्री फोर्स और समाज, उनसे पूछने के बाद में इन्हीं के पॉइंट्स पे अपने प्रायोरिटी वाइज करके और वो हमारे मैनिफेस्टो के हिस्से होंगे। तो आज हम ये पहली बार हो रहा है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी मैनिफेस्टो बनाने से पहले लोगों से पूछ रही है और लोगों से जो पूछे कि बातें जो सामने आ रही हैं उन्हीं को हमने प्रायोरिटी वाइज बनाना है। सर, मैं जानना चाहूँगा, पूरे प्रदेश भर में युवा सशक्त भू कानून की मांग कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, भू कानून ना यहाँ पे मतलब भू कानून पे काफ़ी टाइम से बातें चल रही हैं, लेकिन सरकार ने कोई अपने निजी कारण या किसी इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को देखते हुए इन कानूनों में ना चेंजेस लेके आ गई है। अगर इस ज़मीन पे उत्तराखंड है और ज़मीन उत्तराखंड की नहीं होगी और उत्तराखंड यहाँ पे खाली रहेंगे तो वो तो कोई लागू बात ही नहीं बनती है। हमें बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से भू कानून को इम्प्लीमेंट करवाना है। सर, युवाओं की मांग है कि यूथ फाउंडेशन का यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर खोला जाए। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस की तर्ज पर अब बीजेपी भी अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो एक सप्ताह में बीजेपी को नया चेहरा मिल सकता है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी गढ़वाल से किसी ब्राह्मण चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप सकती है। हालांकि वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी ब्राह्मण हैं, लेकिन वो हरिद्वार से आते हैं और उनको मैदानी जिले का माना जाता है। बीजेपी में नए प्रदेश अध्यक्ष में बद्रीनाथ के विधायक महेंद्र भट्ट, देहरादून के धर्मपुर से विधायक विनोद चमोली, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला का नाम आगे चल रहा है। हालांकि बीजेपी ने इसे साफ तौर पर अफवाह करार दिया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैथोला ने कहा है कि पार्टी में इस तरह की कोई कवायद नहीं की जा रही है, ये सब महज अफवाह है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा है कि बीजेपी में कुछ भी संभव है। बीजेपी ने 4.5 साल तक विकास के नाम पर प्रदेश में कुछ भी नहीं किया। बीजेपी मुख्यमंत्रियों की फैक्ट्री बन गई है। सारी अफवाहें हैं, इस प्रकार की बातें कहीं नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अभी विभिन्न जिला कार्य समितियों के प्रवास में हैं और
ये सारी जो अफवाहें हैं, ये मीडिया संचालित अफवाहें हैं, ऐसा कहीं नहीं है। पार्टी ने पिछले 4.5 साल के अंदर प्रदेश के अंदर कुछ काम नहीं किया। इन्होंने 3 मुख्यमंत्री प्रदेश के अंदर बदलने का काम किया। अगर ये प्रदेश अध्यक्ष ही बदलते हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष बनाने की और मुख्यमंत्री बनाने की फैक्ट्री प्रदेश के अंदर बन गई है। उनको जनता के जो मुद्दे हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। आज प्रदेश विकास की ओर कितना पिछड़ चुका है। प्रदेश में ना रोजगार है, महंगाई अपने चरम पर है। ये सारे जो मुद्दे हैं, इन मुद्दे की ओर इनका भारतीय जनता पार्टी का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। ये सिर्फ अपनी आंतरिक जो कल है उसी में उलझे हुए हैं। इन्होंने पूरे 4.5 साल के अंदर प्रदेश को पीछे की ओर धकेलने का काम किया है। 2022 में जब उत्तराखंड में चुनाव होंगे निश्चित। आम आदमी पार्टी की महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष हेमा भंडारी के साथ आज हरिद्वार के लाल मंदिर कॉलोनी में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष मध्य हरिद्वार समेत बीजेपी पार्षद और अन्य असामाजिक तत्वों ने बदसलूकी करते मारपीट की है और वहां लगे आम आदमी पार्टी के कैनोपी को तोड़कर फेंक दिया है, जिसके बाद बमुश्किल से हेमा भंडारी और अन्य महिलाओं ने अपनी जान बचाई। हेमा भंडारी आज लाल कॉलोनी इलाके में आप कार्यकर्ताओं के साथ 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के वादे को जनता तक पहुंचाने के लिए कैंप कर रही थी और अचानक वहां बीजेपी के नारे लगाते हुए मंडल अध्यक्ष और पार्षद कुछ असामाजिक लोगों के लेकर धमक पड़े और महिलाओं के साथ बदसलूकी की। आप उपाध्यक्ष ने बताया कि अगर समय रहते पार्टी के अन्य लोग वहां नहीं आते और उन्हें नहीं बचाते तो उनके साथ किसी भी तरह की हैवानियत भी हो सकती थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी का ये चरित्र है कि महिलाओं से बदसलूकी करना इनकी नियति बन चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि जहां महिलाओं के साथ बदसलूकी और इज्जत से खिलवाड़ करने वालों को विधायक बनाया जाता है और पूरी पार्टी ऐसे लोगों को संरक्षण देती है, ऐसी पार्टी से क्या उम्मीद की जा सकती है। उधर लक्सर वन विभाग ने बीती कल शाम से आज सुबह तक 3 मगरमच्छ और एक भारी भरकम अजगर का रेस्क्यू कर प्राकृतिक प्रवास में छोड़ा है। चारों वन्यजीव रिहायशी इलाकों से पकड़े गए हैं। कल देर शाम इस्माइलगंज गांव के पास एक अजगर को देखा गया जिसने एक जंगली जानवर को निगल रखा था और जिससे गांव में दहशत का माहौल बन गया और पूरे मामले की सूचना लक्सर वन विभाग को दी गई। वन विभाग कर्मचारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने अजगर का रेस्क्यू कर उसे प्राकृतिक प्रवास में सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। वहीं खेड़ी गांव में देर रात एक मगरमच्छ एक व्यक्ति के घर में घुस आया जिससे सभी घर वाले दहशत में आ गए और मामले की सूचना वन विभाग को दी। कई वन विभाग कर्मचारियों ने बिना देरी किए खेड़ी गांव पहुंचकर मगरमच्छ का रेस्क्यू किया और उसे सुरक्षित पकड़ लिया गया। इसी तरह भीकमपुर में भी पुलिस चौकी के पास से एक विशालकाय मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया और उसे भी सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। आज सुबह तक 3 मगरमच्छ लक्सर के विभिन्न क्षेत्रों से रेस्क्यू किए गए हैं। एक मगरमच्छ कल शाम को अकोड़ा ग्राम से मछली तालाब के पास से रेस्क्यू किया गया। ग्रामीणों की सहायता से इसका रेस्क्यू किया गया और इसको सुरक्षित इसके प्राकृतिक प्रवास में छोड़ा गया। और एक अन्य मगरमच्छ लक्सर के खेड़ी कला से रात के 1:30 बजे हमें सूचना मिली थी तो वहां से उसको रेस्क्यू किया गया। एक ग्रामीण के घर में आ गया था और इसको सुरक्षित रेस्क्यू करके प्राकृतिक प्रवास में छोड़ दिया गया। एक अन्य मगरमच्छ आज सुबह 9 बजे के लगभग भीकमपुर पुलिस चौकी के सामने से रेड उत्तराखंड प्रादेशिक बंगाली कल्याण समिति के द्वारा क्षेत्रीय बंगाली कल्याण समिति का गठन किया गया और जिसमें सर्वसम्मति से आशीष वाला को क्षेत्रीय अध्यक्ष और मीना विश्वास को क्षेत्रीय महिला बंगाली कल्याण समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य बंगाली कल्याण का समाज का विकास हो और उनके कुछ मांगें जो भी अभी तक सरकार द्वारा पूरे नहीं की गई हैं केवल वोट बैंक के लिए प्रयोग किया जाता है। इन्हें संगठन का मुख्य उद्देश्य बंगाली समुदाय के काफी लंबे समय से मांग किया जा रहा है कि अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त हो और कई वर्षों से सभी राजनीतिक दलों के द्वारा सिर्फ वादा ही किया जाता है। इसके अलावा बाहुल्य बंगाली क्षेत्र में बांग्ला भाषा के अध्यापक की नियुक्ति की मांग समुदाय के द्वारा लंबे समय से किया जा रहा है पर इस पर भी शुद्ध लेने वाला कोई नहीं है। इसके अलावा कई सारे मुद्दे पर चर्चा किया गया। बैठक में शक्ति फार्म रुद्रपुर दिनेशपुर के बंगाली समुदाय के दिग्गज नेता एकत्र हुए। वह अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए विशेष चर्चा करते हुए आंदोलन की रूपरेखा भी तय किए। देखिए, ये हमारे बंगाली समाज है, इनसे हमें पूरी उम्मीद है कि जो इस परिस्थिति की घड़ी है हमारे वो पूरा सहयोग करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ पे आई हूँ और उनके द्वारा एक मुझे पद दिया गया है उसको मैंने मन से स्वीकार किया है और उसके लिए मैं काम करती रहूँगी उनके साथ मिलके। उनका जो हाईकमान का जो भी आदेश रहेगा उनके अनुसार मैं काम करती रहूँगी। और बाकी जो है मेरे पति के तो वो तो जेल से आ ही जाएंगे
और वो समाज के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। आगे भी जो भी होगा उनके साथ घटना, वो खुद जिम्मेदार नहीं होगा। मैं सबके सामने इस बात को रखी हूँ और सभी साथ देंगे उसके लिए। मैं आगे और कुछ नहीं करना चाहती हूँ, मैं काम करती हूँ, करती रहूँगी। देखिए, योजना का तो अभी तो कुछ पता नहीं, उसका बैठेंगे हम लोग और योजना बना के ही सारे टीम मिलके जो बंगाली समाज के हित के लिए होगा वो हम करेंगे। और मैं इतना जानता हूँ कि आज तक मैं समाज का सेवा करता आ रहा हूँ और आगे जो जिम्मेदारी मुझे दिया है, जन्म और मृत्यु दो चीज़ सही है, बाकी सब झूठ है। तो मैं इस समाज के लिए अगर मेरा मृत्यु भी हो जाता है तो मैं अपने आप को बहुत गौरव महसूस करूँगा। मैं समाज के प्रति हमेशा तत्पर रहूँगा। 6 महीना हो गया है, बहुत बड़ा कोरोना काल चल रहा है। ये 2 साल 1.5 साल हो गया लगभग पूरे देश के अंदर। उसमें जो भी हम लोगों को समय मिला है, बहुत कम समय था और उसमें हम माननीय जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। हमारे बंगाली पूर्वी पाकिस्तानी लिख रहे हैं। उत्तराखंड प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की वरिष्ठ उपाध्यक्ष और रुद्रपुर नगर पालिका परिषद की पूर्व चेयरपर्सन मीना शर्मा ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि देश में अच्छे दिन लाने का सपना दिखाने वाली भाजपा अब देश के करोड़ों लोगों को आंखों की किरकिरी बन गई है। शर्मा ने कहा कि आज देश में अराजकता का माहौल है, किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, महंगाई अपने चरम पर है, हमारे देश के नौजवान रोजगार को लेकर परेशान हैं, कर्मचारी आंदोलनरत हैं, वही जनता छोटी छोटी समस्याओं के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। लेकिन बीजेपी को इससे कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ लगातार मुख्यमंत्री बदलने में लगी हुई है। महंगाई के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। हमारे साथ हमारी महिला कांग्रेस की नगर अध्यक्ष मोनिका ढाली जी और हमारी प्रदेश की महिला कांग्रेस की सचिव सरोज रानी जी, सोनू शर्मा और बहुत सारी हमारी महिलाओं के साथ यहाँ पर महंगाई के खिलाफ हमने डोंगी पे सवार होकर कार्यक्रम किया है। क्योंकि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। हमको सड़कों पर उतरकर हम सबको जागरूक करना है। महिलाओं में बहुत आक्रोश है क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने वादा किया था कि महंगाई कम करेंगे और अच्छे दिन लाएंगे, तो आज आपको महसूस हो रहा होगा कि अच्छे दिन दूरबीन लेके देखने से भी नहीं मिल रहे हैं। जो 70 रुपये सरसों का तेल कांग्रेस की सरकार में मिल रहा था या 450 का सिलेंडर गैस सिलेंडर कांग्रेस की सरकार में मिल रहा था, आज 1000 से पार है और सरसों का तेल 200 के पार है, डीजल पेट्रोल 100 के पार है। तो ये महंगाई चरम सीमा पर है, महिलाओं पे अत्याचार बराबर है, किसान परेशान है, रोजगार युवाओं को मिल नहीं रहे। 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने का जो वादा था वो भी उनका वादा फेल हो रहा है। और साथ साथ हमारे क्षेत्रीय विधायक दूसरे पार्टी के नेताओं पर तो छिटाकसी करते हैं, उनको अनर्गल बयानबाजी करने। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।